हेलो आपको कैसे हो बेटा। देखो बेटा, आपके पीछे जो है कालांश थे, उस कालांश में आपने दक्षिणी पूर्वी आसियान जो एशियाई राष्ट्र है उन राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। इसके बारे में आपने पढ़ा। इसी पर जो है आपके कुछ बातें शेष रह गई थी हमारी, जिसमें हमने देखा था आपके कि आसियान ने विनिवेश के साथ में जो आपके श्रम और सेवाओं, निवेश, श्रम और सेवाओं जो मान लीजिए, इनके लिए जो है एक समझौता किया था जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। तो ये बनाने पर भी ध्यान दिया, और ये जब क्षेत्र बनाने पर आसियान के देशों ने ध्यान दिया तो चीन और अमेरिका ने भी जो है आपके पहल की। अमेरिका भी चाहता है कि इस प्रकार का क्षेत्र गठित किया जाए, उसमें अमेरिका की भी भूमिका हो, उसको भी व्यापार में वहां पर फायदा हो। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इस क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्यों है, आसियान का महत्व क्यों है, आसियान के महत्व के क्या कारण है, आसियान क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आसियान क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है कि आसियान का जो विजन है, उद्देश्य, लक्ष्य, दस्तावेज 2020 किया था, उसने विजन अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उद्देश्य जिसको कहते हैं। तो आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुखता दी गई कि आसियान की क्या होगी, एक बहिर्मुखी भूमिका होगी। बहिर्मुखी दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की भूमिका, अंतर्मुखी अपने क्षेत्र में ध्यान रखना, बहिर्मुखी आसपास के क्षेत्र को भी सम्मिलित करना या उनसे भी सहयोग लेना, सहयोग करना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार व्यवसाय बढ़ाना। किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अगर दूसरे देशों के साथ मिलते हैं तो सहयोग करते हैं तो जो है उसको बहिर्मुखी कहा जाता है। तो एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी है, और इस बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता देने के कारण इसका महत्व बढ़ा है। दूसरा इसके महत्व बढ़ने का कारण क्या है कि आसियान द्वारा टकराव की जगह जो भी मतभेद होते हैं, समस्याएं होती है, टकराव होते हैं, उन टकरावों को आपसी टकराव की बजाय क्या किया जाए, सैन्य शक्ति या युद्ध की बजाय जो है बातचीत से निपटारा किया जाए। तो इसने टकरावों की जगह जो है आपस में एक दूसरे के टकराव करना और दूसरे से का विरोध करना, दूसरे से जो आपके विचारों में मतभेद करना, आपसी व्यापार व्यवसाय आर्थिक क्षेत्र में, इनमें आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, इसकी बजाय जो है क्या किया जाए, बातचीत के द्वारा इन टकरावों को हल किया जाए। तो बातचीत की नीति अपनाई है इसने, और इस नीति में आसियान काफी सफल भी रहा है, और इस नीति से ही इसका महत्व भी बढ़ा है। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने वाली जो नीति अपनाई है, उससे आसियान के देशों में सहयोग भी बढ़ा है, इस संगठन मजबूत भी हुआ है। और ये इस नीति का उपयोग आसियान के देश अपने संगठन के साथ ही नहीं, आसियान समूह के देशों के साथ नहीं, बल्कि अपने जो पड़ोसी देश है उनसे भी जो है टकराव को समाप्त करने के लिए इसी नीति का अनुसरण करते हैं। और इसी नीति के चलते आसियान ने कंबोडिया से जो टकराव था उसको समाप्त किया। पूर्वी तिमोर जो आपके नक्शे में बताया था मैंने यहाँ पर, तिमोर के साथ संकट था इनका, किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहे थे, टकराव चल रहे थे, उनको भी जो है आपके आसियान ने संभाला है, समाप्त किया है, नियंत्रण में किया है। इसी के साथ जो है आपके चौथा कारण यह है कि पूर्वी एशियाई सहयोग पर, पूर्वी एशिया के देशों के साथ आसियान क्या करना चाहता है, सहयोग बढ़ाना चाहता है, और इस सहयोग पर ये क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है।
और ये सहयोग जो है सभी पूर्वी एशिया के देशों के साथ बढ़ाने के लिए आसियान 1999 से नियमित रूप से वार्षिक प्रतिवर्ष बैठकें आयोजित की जा रही है, आयोजित कर रहा है, ताकि पूर्वी एशिया के देशों के साथ आपस में सहयोग बनाए रखा जा सके। जिन देशों से सहयोग नहीं मिल रहा है उनसे सहयोग लिया जा सके, इसके लिए ये बातचीत हो रही है। तो ये चीजें जो है उसके महत्व को बढ़ाती है। आज आसियान का जो महत्व है वो इन्हीं बातों के कारण है। अब बात आती है आपके कि आसियान की मौजूदा जो आर्थिक शक्ति है, मौजूदा आसियान की जो आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देश में विकसित होने वाली जो एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता इसे और अधिक क्या कर देती है, महत्वपूर्ण बना देती है, आकर्षक बना देती है। क्योंकि आसियान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसके पड़ोसी देश खास तौर पर भारत और चीन भी एशियाई देश है। ये देश क्या करते हैं, व्यापार और निवेश के मामले में महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आसियान के लिए भी, और भारत और चीन के लिए आसियान भी क्या हो गया, महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आसियान भी आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। तो इसलिए तीनों भारत, चीन और आसियान एक दूसरे के लिए क्या होते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और इसी कारण आसियान क्या है, चीन और भारत के लिए भी आकर्षक बना हुआ है। चीन भी आसियान के साथ क्या करना चाहता है, आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत भी आसियान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है। तो चीन और भारत दोनों ही आसियान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए लालायित है। क्यों है? क्योंकि आसियान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। और देखो भारत की बात करें तो भारत ने जब विदेश नीति जो है उसमें शुरुआती दौर में आसियान पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत की जो विदेश नीति थी उसमें शुरुआती दौर में, शुरुआती वर्षों में कहें तो आसियान की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरुआती वर्ष कौन से? आसियान के गठन वाले समय। आसियान का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो 1967 के बाद में जो देखो आपके 77 के दशक की बात करें तो उस समय तक जो है आसियान पर ज्यादा भारत ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल के वर्षों की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो भारत क्या कर रहा है, अपनी विदेश नीति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। किस लिए? आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत आसियान के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, या आसियान के देशों के साथ भारत ने जो आपके हटा हुआ है, अलग है, नहीं। आसियान के देशों के साथ, कुछ देशों के साथ भारत के पहले से ही संबंध बने हुए हैं। कुछ देशों के साथ भारत ने पहले से समझौते कर रखे हैं, जिनमें आपके दो महत्वपूर्ण देश है आसियान के। कौन कौन से? एक तो जो है आपके मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन देशों के साथ भारत के पहले से ही आर्थिक संबंध है। इन देशों के साथ भारत के पहले से क्या है, कौन सा संबंध है? आर्थिक संबंध है। और भारत ने इनके साथ में मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है। आसियान के कौन से देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है? मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। 2010 में भारत ने आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की। कब है? भारत ने आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था कब लागू की? 2010 में। कब लागू की? 2010 में। उत्तर है इसका तो 2010 में भारत ने जो है आसियान भारत मुक्त व्यापार यानी आसियान और भारत के देशों के साथ मुक्त यानी खुला, बिना किसी बाधा के
व्यापार होगा, ऐसी व्यवस्था जो है भारत ने लागू की है। आसियान की असली ताकत देखी जाए तो आसियान की ताकत अपने सदस्य, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति है। आसियान की असली ताकत, आसियान की असली ताकत क्या है? तो असली ताकत क्या है? आपके सदस्य देशों और आसपास के कौन से देश? आसपास के जो आपके गैर क्षेत्रीय संगठन है, आसपास के गैर क्षेत्रीय संगठन है, के साथ संवाद स्थापित करने की जो चीज है, जो आपके संवाद और परामर्श है, आपकी और परामर्श सलाह करने की, यानी आसियान के देश क्या करते हैं? अपने सदस्य देशों में और अपने आसपास के जो क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय देश है, पड़ोसी देश है, उनके साथ जो है निरंतर संवाद और परामर्श करते रहते हैं। इन संवाद और परामर्श की जो नीति है, ये नीति ही इसकी असली ताकत है। इस नीति से आसियान ने क्या किया? टकराव का रास्ता छोड़ दिया। दूसरे देशों के साथ आसियान का कोई टकराव नहीं है। टकराव होता है तो संवाद और परामर्श द्वारा हल कर लिया जाता है और आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इसका तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। ये एशिया का एकमात्र जो है आपके ऐसा क्षेत्रीय संगठन है। कौन? आसियान। अच्छी तरह बात सुन लेना ध्यान से, क्या कि आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है, एशिया का एक क्षेत्र नहीं जो दक्षिण पूर्व एशिया में ही है, पूरे एशिया का नहीं है। अगर पूरे एशिया में होता तो एक महाद्वीपीय क्षेत्र होता, लेकिन केवल ये एक जो आपके क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि दक्षिण पूर्व के जो देश है 10 देश वही जो है इसमें सम्मिलित है। तो एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए क्या करता है? राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। कौन सी शक्तियों को? एशियाई देशों और विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, एशियाई देशों के साथ साथ विश्व के अन्य जो देश है, उन देशों को राजनीतिक मामले हो, राजनीतिक समस्याएं हो और सुरक्षा संबंधी जो मसले हो, उन मसलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है, जहां हमारे ये क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये था आसियान, जो आपके दक्षिण पूर्व के एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका महत्व बता दिया मैंने, इसकी असली ताकत आपको बता दी मैंने, और इसने जो आपके व्यवस्था लागू की है उसके बारे में बता दिया। ये मैंने ये भी बता दिया है कि यही एक ऐसा जो है एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो आपको एशियाई देशों और विश्व की शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के उस क्षेत्र का नाम बताइए, या एशिया महाद्वीप के उस क्षेत्रीय संगठन का नाम बताइए जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? आसियान आ जाएगा। आसियान नहीं देखो तो आप पूरा देख सकते हो, दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये था आपके आसियान। इसके बाद में अगला आपका जो प्रकरण है वो बदल जाएगा। आपका क्या प्रकरण है आपका? वो है आपके चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, या चीनी अर्थव्यवस्था जो है, तो यहाँ पर आपका प्रकरण हो जाएगा चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे विकास करती है,
दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि यूरोपीय संघ को देखें तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन देशों के आधार पर, राष्ट्रों के आधार पर दूसरी अर्थव्यवस्था जो है चीन है। तो देखो आपके चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, तो इसके बारे में थोड़ा हमें चर्चा ही करेंगे। यहाँ पर हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी देश की बात करेंगे। पड़ोसी देश और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र के रूप में चीन की ओर करेंगे, जो दुनिया का तीसरा रूस के बाद में शक्ति केंद्र है। अमेरिका, रूस और चीन। अगर शक्ति के आधार पर संगठन को देखा जाए तो फिर कौन सा होगा? अमेरिका, फिर उसके बाद में दूसरा यूरोपीय संघ हो जाएगा। तो शक्ति का तीसरा जो बड़ा केंद्र है वो चीन है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में, आर्थिक शक्ति के रूप में जो चीन का उदय हो रहा है, विकास हो रहा है, बढ़ रहा है चीन, उसको पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, उसे हमने आपकी जो बुक है उस बुक के ऊपर एक कार्टून के रूप में दर्शाया गया है, ड्रैगन के रूप में। चीन की दीवार है, आगे आपके ड्रैगन का सिर है जो इंजन का काम कर रहा है, ड्रैगन। तो इस तस्वीर के रूप में दर्शाया गया है, जो ये बता रहा है कि चीन तेजी से क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है। अगर 1978 की बात करें तो चीन ने 1978 के बाद ही आर्थिक सफलता हासिल करना शुरू किया है। 1978 के पहले चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का कार्य इसने 1978 के बाद में किया है। आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत करने के बाद, कब करी आर्थिक सुधारों की शुरुआत? आर्थिक सुधारों की शुरुआत इसने 1978 में की। किसने? चीन ने। किसने की? चीन ने। यहां पर लिखता हूं मैं, चीन लिखता हूं। 1978 में की। उससे पहले एकांतवास में था, दूसरे देशों से इसका अपना कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 1978 में इसने जो है आर्थिक सुधार की नीति अपनाई और दूसरे देशों के साथ जो है आपके मुक्त व्यापार की नीति को महत्व दिया, बढ़ाया। इससे इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। तो इसने आर्थिक सुधारों की जो नीति है वो 1978 में शुरू की और इसी से जो है दुनिया मानती है कि आर्थिक सुधारों की इस नीति के बाद चीन तेजी से विकास करने लगा है, तेजी से जो है इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और ये माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते, अगर जिस रफ्तार से चीन आज आर्थिक विकास कर रहा है, उसी रफ्तार से अगर चीन चलता रहा, उसी विकास दर से चीन विकास करता रहा, तो 2040 में ये विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति होगी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगी, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगी। कौन सी? सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। कौन होगी? चीन होगी। इसका मतलब ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन है? अमेरिका है। और जिस गति से ये विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है चीन, उस गति से अगर चीन आर्थिक विकास करता रहा तो जो है आपके 2040 में ये विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और अमेरिका जो है आपके आर्थिक क्षेत्र में इस चीन से पिछड़ जाएगा, चीन से पिछड़ जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते अब आर्थिक विकास तेजी से होने का क्या कारण है कि चीन ने अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव किया, संबंध स्थापित किए। चीन पूर्वी एशिया में विकास के लिए एक इंजन जैसा कार्य कर रहा है, इंजन बना हुआ है पूर्वी एशिया के विकास का, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक
विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास कर रहा है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका क्या हो गया, प्रभाव बढ़ेगा। तो एशिया में भी क्या हो रहा है, आपके चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग है, संसाधन है, क्षेत्रीय अवस्थिति यानी एक क्षेत्र का एक विशेष व्यवस्था में उपस्थित होना और राजनीतिक प्रभाव, ये सब तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर के चीन के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो चीन के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कौन कौन कर रहे हैं, चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक क्या कारक, पहला विशाल जनसंख्या, चीन की जो है आपके जनसंख्या विश्व में जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपके देशों के आधार पर देखा जाए तो चीन में ज्यादा जनसंख्या रहती है। दूसरा देश जनसंख्या के आधार पर भारत आता है। बड़ा भूभाग भी बहुत बड़ा है, बड़ा भूभाग यानी भूमि क्षेत्रफल है चीन की धरती का, वो भी खूब बड़ा है, काफी बड़ा है, जो इसके विकास में सहयोग कर रहा है। संसाधन में पर्याप्त है, संसाधन खनिज पदार्थ है, प्राकृतिक संसाधनों में आपके वनस्पति है, खनिज पदार्थ है, ये जो मानवीय संसाधन, ये सभी संसाधन जो है यहाँ पर पर्याप्त है। क्षेत्रीय अवस्थिति, क्षेत्र का जो है आपके विशेष स्थिति में होना, तो आपके क्षेत्रीय अवस्थिति, और राजनीतिक प्रभाव, को बढ़ाएगा। ये चीजें जो है क्या करते हैं, चीन के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये इनके साथ में आर्थिक वृद्धि भी मिल जाती है, और आर्थिक वृद्धि के कारण जो है इसका क्या हो जाता है, शक्ति हो जाएगी आर्थिक वृद्धि। ये क्या करती है, चीन के प्रभाव को बढ़ाती है एशिया महाद्वीप में। 1949 की बात है, 1949 में चीनी क्रांति हुई। ये तो 1978 के बाद की बात है ना, अभी 1978 के बाद की बात हो रही है। भाई चीन इतना विकास कर चुका है, इसके महत्व या प्रभाव के कारण यह है कि तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन चीज की प्रारंभिक स्थिति 1949 में देखें तो कैसी थी, तो 1949 से शुरू करते हैं, जब चीन में क्रांति हुई थी आपके, है ना, चीनी क्रांति हुई थी 1949 में। किसके नेतृत्व में, माओ के नेतृत्व में, माओ के नेतृत्व में, माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई थी। माओ जो है साम्यवादी नेता था। 10वीं में आपने नेपाल के संगठन के बारे में पढ़ा हुआ है, माओवादियों का संगठन माओवादी। ये इस चीनी क्रांति के नेता माओ के विचारों का समर्थन करने वाले माओवादी कराते हैं। माओ जो है सत्ता पर किसानों और मजदूरों का जो है आपके नियंत्रण चाहते थे, और सत्ता पर किसानों और मजदूरों का नियंत्रण चाहने वाली विचारधारा साम्यवाद है। इसका मतलब माओ साम्यवादी विचारक थे, साम्यवादी विचारक थे। तो इसे माओ जो साम्यवादी विचारक थे, इसने यहाँ पर इसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी, और चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, जनता के शासन वाला गणराज्य।
इसकी स्थापना हुई। यहाँ की आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक व्यवस्था है वो सोवियत जो मॉडल था उस पर आधारित थी। आर्थिकी यानी अर्थव्यवस्था ये कौन किस पर आधारित थी? सोवियत मॉडल। जो आपने पीछे सोवियत प्रणाली देखी थी, सोवियत प्रणाली सोवियत मॉडल था, मॉडल प्रारूप जिसके अनुसार जैसे कि सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए जो प्रारूप अपनाया सोवियत संघ ने, वही प्रारूप चीन ने अपनाया था। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो साम्यवाद था उस साम्यवाद ने पूंजीवादी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा, पूंजीवादी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ लिए, क्योंकि चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, चीन साम्यवाद का समर्थक था, इसलिए सोवियत संघ में सम्मिलित हो गया, सोवियत गुट में सम्मिलित हो गया, है ना। तो सोवियत गुट में या सोवियत खेमे में सम्मिलित हो गया, तो पूंजीवादी गुट से इसका कोई मतलब नहीं था, तो पूंजीवादी दुनिया से इसका कोई रिश्ता नहीं था। ऐसे में इसके पास क्या बचा? इसके पास केवल यही उपाय था कि इसके पास जो भी संसाधन है अपने पास में, चीन के लिए यही विकल्प था कि चीन अपने पास जो भी संसाधन है उन्हीं संसाधनों से अपना गुजारा चलाए, अपना विकास करे। हालांकि चीन की सोवियत संघ ने भी थोड़ी आर्थिक मदद भी की, परामर्श भी दिया, सलाह भी दी। तो ये सलाह और आर्थिक मदद सोवियत संघ से थोड़ी मिली इसको, और इसी के चलते सोवियत संघ का जो मॉडल था वो भी इसने अपनाया। लेकिन धीरे धीरे इसने अपने मॉडल में बदलाव भी करना शुरू कर दिया। किसने? चीन ने, क्योंकि इसको अपने ही संसाधनों पर क्या करना था? अपना विकास करना था। इसने खेती से पूंजी निकाल करके औद्योगिक विकास करना शुरू किया, और वो भी किसमें? सरकारी नियंत्रण में। सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था समाजवादी होती है। तो खेती से पूंजी निकालना अर्थात खेती में जो लाभ होता है उस लाभ को क्या किया जाए? सरकारी नियंत्रण में उद्योग स्थापित करने में किया जाए, सरकारी नियंत्रण में औद्योगिक विकास में किया जाए। तो कृषि से निकाली हुई जो बचत है, पूंजी है, उसका उपयोग सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया चीन में, और बड़े उद्योग खड़े किए गए। आप जानते हैं कि इसके पास विदेशी जो बाजार थे उन बाजारों से तकनीकी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अपने बलबूते पर ही क्या कर रहा था? विकास कर रहा था। पूंजीवादी देशों से इसके कोई रिश्ते नहीं थे। अगर चीन पूंजीवादी देशों से रिश्ता रखता तो वहां से तकनीकी खरीद सकता था, लेकिन उन देशों से कोई रिश्ता नहीं होने के कारण चीन जो है आपके विदेशी बाजारों से न तो तकनीकी खरीद पा रहा था और न ही जो है उसे सामान खरीदने के लिए इसके पास कोई विदेशी मुद्रा थी। अगर विदेशी मुद्रा थी तो वो बहुत ही कम थी। इसलिए चीन ने सोचा कि जो भी आयात हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जो हमारे पास उत्पादन नहीं होता है, हम आयात नहीं चाहते, लेकिन कई बार कोई देश ऐसे भी होते हैं, कई देश जिन देशों में किसी विशेष प्रकार की वस्तुएं उत्पादित नहीं होती हैं तो उनको खरीदना पड़ता है। तो चीन के पास जो आयात नहीं हो रहा था, वो जो चीजें उत्पादित नहीं हो रही थी उनको क्या कर रहा था? आयात कर रहा था। तो चीन ने सोचा है कि न तो उससे तकनीकी खरीद पा रहा है, न बाहर से सामान खरीदने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा है। इसलिए बढ़िया क्या होगा? अच्छा क्या होगा? अच्छा यही होगा कि आयात किए जाने वाले सामान को घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाए। तो धीरे धीरे चीन ने क्या किया? आयात किए जाने वाले सामान को घरेलू स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़े करने का आधार बनाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया। किस मॉडल पर है? कि आयात किया जाने वाला जो सामान है उसको क्या किया जाए? घरेलू स्तर पर ही बनाया जाए। और इस कार्य के लिए चीन ने क्या किया? आपके अभूतपूर्व स्तर पर, यानी जो पहले नहीं था, इतने बड़े स्तर पर जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करनी शुरू कर दी। और इस औद्योगिक व्यवस्था के लिए इसने अपने पास जो भी संसाधन थे उन सब संसाधनों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। सभी नागरिकों को रोजगार देना, सामाजिक कल्याण की योजनाओं को संचालित करके नागरिकों को लाभ पहुंचाना,
वंचितों को सहायता करना और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में इस समय चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे था, सबसे आगे निकल गया। किन किन मामलों में? औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा करने में, नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं का लाभ पहुंचाने में, शिक्षा का विकास करने में और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सबसे आगे निकल गया। नहीं, विकसित देशों से भी आगे निकल गया। लेकिन जैसा आपने देखा था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में भी क्या हो गई थी, सारी सुविधाएं होते हुए कमजोरियां उत्पन्न हो गई थी, वैसी ही कमजोरियां चीन में भी उत्पन्न हुई। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था को देखें तो इसकी विकास दर 5 से 6% के बीच थी। कितनी थी इसकी विकास दर? 5 से 6% की दर से ये विकास कर रहा था, तो एक बड़ी दर थी उस समय की। लेकिन इसके साथ ही चीन के सामने एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी कि 2 से 3% की दर से वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। यहाँ जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही थी? 2 से 3%। इसका मतलब ये जो रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं जनता को उपलब्ध करा रहा था, वो इस जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होती जा रही थी? समाप्त होती जा रही, कम पड़ती जा रही थी। कहने का मतलब है अब जन कल्याण के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो भी चीन कार्य करता जा रहा था, उन सब पर जनसंख्या वृद्धि की जो ये बड़ी दर थी वो क्या करती जा रही थी? पानी फेरती जा रही थी। ये जो दर है 2 से 3%, वो प्रतिवर्ष थी, दशक से नहीं थी कि एक वर्ष में होती हो, प्रतिवर्ष आपके थी, जो सारे कार्यों पर क्या कर रही थी? पानी फेर रही थी। परिणाम ये हुआ कि बढ़ती हुई ये जो आबादी है, ये विकास के लाभ से लोगों को वंचित कर रही थी। अर्थात बढ़ती हुई आबादी के कारण चीन को विकास का लाभ नहीं मिल रहा था। खेती की पैदावार जो है उद्योगों की पूर्ति करने लायक अधिशेष नहीं छोड़ रही थी। खेती की पैदावार में जो अधिशेष यानी बचा हुआ शेष उद्योगों में काम में लिया जाए, ऐसा नहीं छोड़ पा रही थी। क्यों? क्योंकि जितनी पैदावार खेती की बढ़ाई जा रही थी, उतनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ रही थी तो पैदावार जनसंख्या में ही खप जाती थी, उद्योगों के लिए नहीं बच पाती थी। अध्याय 2 में हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो राज्य नियंत्रित थी। उस प्रणाली में संकट उत्पन्न हुए हैं, उस संकटों के बारे में भी चर्चा की थी। तो वही बात चीन के लिए है कि चीन में हर प्रकार की व्यवस्थाएं चीन ने की, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई? संकट में आ गई। चीनी अर्थव्यवस्था के सामने भी संकट खड़ा हो गया। इनका औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार नहीं के बराबर था चीन में, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती जा रही थी, इस प्रकार अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं चीन के सम्मुख उत्पन्न हो गई थी। चीन का जो नेतृत्व था, सरकार थी चीन की, चीनी नेतृत्व ने 1900 दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। प्रारंभ में कब है? 1970 में बड़े नीतिगत निर्णय। किसने? चीन की सरकार है। बड़े नीतिगत निर्णय क्या थे? इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलने से संबंधित निर्णय लिए, और इसी कड़ी में 1972 में चीन ने जो आपके अमेरिका से संबंध बनाए, जो चीन 1949 के बाद में अमेरिका से अलग था, पूंजीवादी देशों से अलग था,
पूंजीवादी देशों से उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वो चीन दोबारा क्या करता है, अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पूंजीवादी गुट से संबंध बनाता है, पूंजीवादी खेमे से जुड़ता है और इसने ये संबंध बना करके जो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास था इसका, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक एकांतवास, ये देखिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो चीन दुनिया के देशों से अलग था, उन देशों से जो है उसने क्या कर लिए थे, रिश्ते तोड़ लिए थे। वो क्या करता है 1972 में चीन के साथ वो अमेरिका के साथ संबंध बना करके अपने राजनीतिक और आर्थिक जो एकांतवास 1949 के बाद में अपना रखा था उसको तोड़ता है। कब तोड़ा? 1972 में। 1973 की बात है। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री थे, चीन के प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रमुख कौन थे? चाउ एलाई, चाउ एलाई, एलाई, चाउ एलाई, एलाई नहीं एन लाई, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। इसने क्या किया? कृषि, कौन कौन से क्षेत्र है? कृषि के बाद में दूसरा जो आपके उद्योग सेना, दूसरा उद्योग, तीसरा सेना, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, और विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 जो है आपके समझौते किए। कितने समझौते किए? 4 प्रस्ताव रखे इसमें। ये 4 प्रस्ताव है, एक तो कृषि के क्षेत्र में, एक उद्योग के क्षेत्र में, तीसरा सेना के क्षेत्र में, चौथा जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ये 4 प्रस्ताव रखे और इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की बात की। चारों क्षेत्रों का क्या करना? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण करने की बात की कि इन चारों क्षेत्रों का क्या होना चाहिए? आधुनिकीकरण होना चाहिए। और आधुनिकीकरण के लिए क्या आवश्यकता? नई तकनीकी आवश्यकता। नई तकनीकी कहां से लाई जाए? विदेशों से खरीदी जाए। प्रौद्योगिकी कहां से ली जाए? विदेशों से खरीदी जाए, या विदेशों को जो है अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी बेचने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो ये नीति जो है चीन ने अपनाई। इसके बाद में 1978, उसके बाद 1973 में जो है आपके चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने जो है आपके कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव रखे। ये 4 प्रस्ताव थे आपके। कितने प्रस्ताव थे? 4 प्रस्ताव। कहां पर रखे? चीनी सरकार के सामने, चीनी संसद के सामने। 1978 में, 1978 में तत्कालीन उस समय के 1978 के जो चीन के नेता थे, तत्कालीन नेता कौन थे? डेंग शाओपिंग, तत्कालीन नेता संसद के कौन थे? ये थे आपके डेंग शाओपिंग। डेंग शाओपिंग ये जो आपके चीन के नेता थे, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। आर्थिक
खुले द्वार, खुले द्वार की नीति की घोषणा की। और यहीं से जो है आपके चीन में मुक्त बाजार व्यवस्था है, खुले बाजार व्यवस्था है, ये प्रारंभ हो गई। यहीं से जो है आपके चीन की आर्थिक विकास की गति जो है आपके बढ़ने लगी। तो खुले द्वार का मतलब चीन के द्वार खुले हैं किसके लिए? विदेशी तकनीकी का निवेश करने, विदेशी पूंजी का निवेश करने, विदेशी प्रौद्योगिकी का निवेश करने के लिए। तो विदेशी कंपनियां यहाँ आए, चीन में व्यापार करें, उद्योग स्थापित करें और उत्पादन करें और बेचें। ये नीति चीन ने अपनाई। अब जो है आपके चीन की नीति क्या हो गई है अपनाने के बाद में कि विदेशी पूंजी जो मैंने बता दिया, औद्योगिक का निवेश ऊंचे स्तर पर जो है आपके चीन में उत्पादन किया जाए और बाजार मूल्य की व्यवस्था अपना करके चीन अपने तरीके से क्या करने लगा, दुनिया में अपने उत्पादों को बेचने लगा। यहां चीन की बात करें तो जो शॉक थेरेपी आई थी पीछे, शॉक थेरेपी जो है आपके एक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यूरोपीय देशों में आपके जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके पूंजीवादी व्यवस्था निर्मित करने के लिए बनाया गया मॉडल था। उस मॉडल को चीन ने नहीं अपनाया, बल्कि चीन ने तो अपने ही आधार पर अर्थव्यवस्था का चरणबद्ध विकास किया। अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से क्या किया, खोला, ताकि चीन का विकास हो। और इसी कारण चीन जो है आपके तेज गति से विकास करने लगा। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में आगे जो कुछ बच गया है वो अगले कालांश में हम देखेंगे।